अच्छा यार, ये अब कैलकुलस के तुम लोगों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। लेसन वन है, ठीक है। इसमें बस बिल्कुल शुरू से बेसिक्स हैं। इसमें वो सारी चीज़ें जो मुझे पता है, और शायद मैं गलत भी हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ तक टीचर ने करवाया है उसकी बेसिक्स मैं समझा दूँगा, अभी समझाने लगा हूँ। तो उम्मीद है हाँ सही होगा। कैलकुलस कहते हैं किसे? कैलकुलस मैथ्स की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक हमारे पास डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स के साथ होता है। वो बात की बात है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो अभी नहीं आई, ठीक है। उससे पहले ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होती है। तो बेसिक फॉर्म ऑफ डोमेन एंड रेंज। डोमेन कहते हैं किसे? डोमेन इनपुट्स को कहते हैं, सही है। अब ये हम वैल्यूज़ खुद दे रहे हैं 0 1 2 3 4। और रेंज क्या होती है? जो आउटपुट्स होते हैं उनको सिंपल बेसिक फॉर्म में ये होता है, इनपुट्स और आउटपुट्स। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वैल्यू y विद इंडिपेंडेंट वैल्यू x। देखो x की वैल्यू हम खुद दे रहे हैं तो वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। आंसर y का तब भी आएगा जो x की वैल्यू होगी, तो इसका क्या मतलब है? y डिपेंड कर रही है x के ऊपर। अब फंक्शन कैसे पता लगाएं कि फंक्शन क्या होता है? याद रखना, डोमेन जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर डोमेन तुम्हारी दोबारा रिपीट हो जाए इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। आउटपुट बेशक कितनी मर्जी बार रिपीट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए दो आउटपुट्स हैं सेम, ठीक है। तो ये फंक्शन है क्योंकि आउटपुट सेम है, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। इनपुट डिफरेंट है। हाउएवर ये वाला देखो, इसमें दो इनपुट सेम है और डिफरेंट आउटपुट हैं, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि डोमेन में दोनों इनपुट्स एक दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, रिपीट नहीं होने चाहिए। ये वाला फंक्शन हरगिज़ नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ये अब आपको टेबल गिवन होगा तो आपने ये करना है, ठीक है। ये गिवन टेबल था तो उसके ऊपर आप यूँ बता सकते हो कि ये फंक्शन है कि नहीं है, सही है। और अब इसकी क्या डोमेन है? लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट 0 to 4, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है? लोएस्ट टू हाईएस्ट। ये नहीं करना कि आखिरी से और आखिरी वाला, पहले से आखिरी वाला नंबर, ना ना ना। लोएस्ट टू हाईएस्ट 16 to 17 इसकी रेंज है, और इसकी डॉम है 0 to 4। और ये वाला क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं तो इसकी डॉम और रेंज भी नहीं होगी। अब अगली चीज़ है कि अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो उससे कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। उसके लिए एक मिनट में पॉइंट्स बनाओ। उसके लिए ये होता है कि आप उसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइन। ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप वर्टिकल लाइन लगा दो, कहीं पे भी। ये मैंने दो बनाई, आप एक बना लो, ठीक है। और अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब वो फंक्शन है, ठीक है। अब ये जिस तरह ये जो ग्राफ है इसके ऊपर मैंने एक वर्टिकल अगर लाइन यहाँ पे लगाई है वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ तो वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इससे मुझे पता चल गया कि ये फंक्शन है। और ये वाला जो है, अब इसके ऊपर मैंने जब सीधा वर्टिकल लाइन लगाई है तो ये दो पॉइंट पे कट कर रही है। मतलब क्या हुआ? सेम इनपुट 4, एक्स की वैल्यू 4 है, फिर दो आपको डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, एक 2 और 8, जिस तरह मैंने ऊपर टेबल में बात की थी। सेम वैल्यू पे आपको डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये भी वही उसी की तरह है। सेम इनपुट पे डिफरेंट रिजल्ट आने का मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब डोमेन ऑफ फंक्शन, अब अगला स्टेप है। ये तो अगर गिवन टेबल हो, गिवन ग्राफ हो तो बंदा वहाँ से बता सकता है क्या है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक फंक्शन, एक फार्मूला दे दिया जाए तो फिर उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं? डोमेन उस वक्त क्या होती है? सारे वो रियल नंबर्स जो पॉसिबल हैं। रियल नंबर में आपके पास डेसिमल पॉइंट्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो, ये सारे रियल नंबर्स में आते हैं। क्या नहीं आना चाहिए डोमेन में? इमेजिनरी नंबर जो कि आपके पास अंडर रूट -1 होता है, या फिर इन्फिनिटी, उसे अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इन दो एग्जांपल्स को देखा जाए, एक हमारे पास फंक्शन है f(x(y) प्लस अंडर रूट एक्स। अब इसमें मुझे पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से कम हो गई तो ये इमेजिनरी बन जाएगा, माइनस में चला जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाता है इस तरह -1 की फॉर्म में। तो हमें ज़ाहिर सी बात है डोमेन हमें पता चल गया कि 0 से ग्रेटर ही होनी चाहिए, और बेशक फिर प्लस इन्फिनिटी जितना मर्जी करते रहो। और दूसरी एग्जांपल में x+1 है, x की जगह अगर -1 आ गया तो ये 1/0 4/0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, उससे आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। तो इससे मुझे पता चल गया कि नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 और -1 से प्लस इन्फिनिटी, मतलब हमें -1 नहीं चाहिए, ठीक हो गया। अब एक तीसरी टाइप होती है, फॉर एग्जांपल आप उसने ऊपर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये जो आगे फार्मूला या फंक्शन है ये एरिया या वॉल्यूम क्या है। अब बेशक
दिखने में तो वो ऐसा लग रही है कि उसका ना कभी माइनस इन इमेजिनरी नंबर बन सकता है, ये x³ + 2x लिखा हुआ है, कि ये ना कभी इमेजिनरी बन सकती है और ना ही कभी ये मतलब वो अनडिफाइंड वाली फॉर्म में आ सकती है। तो दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये -∞ से +∞ तक चलते रहे कोई भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? वॉल्यूम और एरिया हमारे पास कभी ज़ीरो से लेस नहीं होता, इस वजह से उसकी डोमेन जो है वो ज़ीरो से +∞ है, माइनस में कभी हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से हम कर ही नहीं सकते। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, कि क्वेश्चन आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि तुमने ये नहीं करना, फिर उस हिसाब से आपने डोमेन और रेंज लिखनी होती है। अब आगे आते हैं डोमेन लिखने का तरीका क्या होता है। पहली बात तो आप ब्रैकेट ये -∞ से 1 तक, और यूनियन, ये यूनियन का साइन है, +1 से लेके +∞। इसका मतलब यूनियन का क्या मतलब होता है कि ये वाली चीज़ इज़ इंक्लूडेड विद दिस थिंग, भाई ये वाली दोनों चीज़ें आप इस तरह इकट्ठे यूँ नहीं लिखना, -∞, (1, 1 +∞), ये गलत तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका होता है कि आप उसको मैथमेटिकल न्यूमरल्स की फॉर्म में लिख दो, x such that x is an element of real number, also x is not equal to 1, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है डोमेन लिखने का। और तीसरा तरीका, अगर आपसे यार ये भी नहीं लिखा जा रहा ना, सीधा अल्फाजों में लिख दो, x is an element of real number but it cannot be equal to 1, ये भी कोई गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता। उसके बाद ये ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट तब लगती है जब वो उसके साथ वाला कोई भी नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट इज़ यूज व्हेन नंबर नेक्स्ट टू इट इज़ इंक्लूडेड इन डोमेन, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट तब लगती है जब वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल देखो, x² + 1 डिवाइड बाई x - 1। अब मुझे पता है मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये 0 आ जाएगा नीचे, और हमें 0 नीचे नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने 1 के साथ राउंड ब्रैकेट डाली है, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह 1 यहाँ पे भी आएगा, उसके साथ भी राउंड ब्रैकेट आएगी, क्योंकि हमने नहीं करना, सही है। और अब दूसरे एग्जांपल देखो, 2x² + 7x और अंडर रूट है x - 1। अब यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, और आंसर हमारे पास सिर्फ +7 रह जाएगा। मतलब 1 डालने से हमारे पास कोई ना कोई तो आंसर फिर भी आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, यार 1 से आंसर आ रहा है। अब 1 से मैं पीछे 0 की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने 0 किया तो अंडर रूट में -1 आ जाएगा, और मैं कोई भी नेगेटिव नंबर अंडर रूट में नहीं डाल सकता, वो फिर इमेजिनरी बन जाएगा, सही है। तो इस वजह से इसकी डोमेन स्क्वायर ब्रैकेट 1, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, से +∞। नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा। ये चीज़ रिमेंबर रखने की ज़रूरत है। रिमेंबर 1 डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी, इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, और हमेशा इन्फिनिटी के साथ राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल होती है, स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं इस्तेमाल होती। और अब ये एक वैसे साइड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल क्यों होता है। मैथ्स के सबसे दो छोटे नंबर सबसे बड़ा नंबर बना रहे हैं इन्फिनिटी। वो इस तरह समझ आएगी कि उसका एक एग्जांपल देख लो, 8 डिवाइड बाई 4 करो, क्या आएगा? 2। 8 डिवाइड बाई 2 करो, 4 आ रहा है। 8 डिवाइड बाई 1 करो, 8 आ रहा है। इसमें पैटर्न अगर गौर से करो कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जा रहा है उतना आंसर बड़ा होता जा रहा है। 4 था, 2 था, 1 हुआ, ये 2 4 8। 0.5 करूँगा तो 16 है। अगर डिनोमिनेटर इतना छोटा हो जाए कि फॉर एग्जांपल 0.000000 एक मिलियन ज़ीरोज़ और फिर एंड पे 1 लगा दो, तो उसका आंसर 10 और फिर आगे मिलियन ज़ीरोज़ आएंगे, मतलब वो इतना बड़ा आंसर बन गया। तो उसकी बेस पे मैथमेटिशियंस ने ये सपोज किया कि अगर नीचे 0 आ जाए और ऊपर कोई भी नंबर, बेशक कुछ भी डाल दो, आंसर हमेशा इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे नंबर छोटा होता जा रहा है आंसर उतना ही बड़ा होता जा रहा है। तो इतना छोटा हो जाए कि वो बिल्कुल 0 को अप्रोच कर जाए तो आंसर इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ये इसका मतलब है। अब रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज किसे कहते हैं पहले बताया था, रिजल्ट को, आउटपुट, ठीक है। वेज टू राइट रेंज सेम एज डोमेन, जिस तरह ऊपर ये सारे डोमेन के तरीके हैं इसी तरह। अब हाउ टू फाइंड रेंज, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, हमारी जो मैथ्स की टीचर हैं वो क्या कर रही हैं, वो ऊपर ही बस इक्वेशन को देखती हैं और आराम से वहाँ पे डोमेन लिखी और सीधा रेंज लिखी। वो कुछ केसेस में वर्क कर सकता है कि आप ऊपर इक्वेशन देखो और उसके उसी की बेस पे आप डोमेन बता दो। अब यहाँ पे मुझे पता है, इस इक्वेशन को हम देखते हैं, x² + 2x, ठीक है। अब इसकी मुझे पता है कि यार मैं कोई भी नंबर डालूँ हमेशा कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ना ये अनडिफाइंड हो सकता है किसी भी तरीके से, ना ये हमारे पास इमेजिनरी बन सकता है क्योंकि अंडर रूट नहीं है। तो मुझे पता है x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, हमेशा -∞ से +∞। अब मुझे ये भी पता है कि मैं कोई भी नंबर डालूंगा तो रिजल्ट में हमेशा या तो नेगेटिव नंबर आएगा, या कोई डेसिमल वाला आ जाएगा, या कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। इसी वजह से रेंज भी -∞ से +∞ है।
अब ये जो नीचे मैंने किया हुआ ना, ये वैसे मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए करता हूँ कि मैं वो पकड़ता हूँ, उसके ऊपर खुद से कोई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स ले लेता हूँ और सिर्फ चेक करता हूँ कि यार हमेशा आंसर नंबर ही आ रहा है ना, कोई अनडिफाइंड या इमेजिनरी तो नहीं आ रहा। अगर मैं -100 इसमें पुट करता हूँ तो वो 9800 आएगा, 100 पुट करूँगा तो वो 10,200 आएगा, 1/3 आ रहा है। सही है। अब इससे मतलब मैंने थोड़ा बहुत जज कर लिया कि हाँ यार ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जा सकता है और कुछ नहीं है। दूसरा तरीका होता है इस तरह की फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस के साथ, जिसमें एक्स के ऊपर एक्स पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब एक्स के ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है। ठीक है। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इन्वर्स लेते हैं इस फंक्शन का। इन्वर्स कैसे लेना होता है, पहले तो आप इसकी डोमेन लो ना। डोमेन क्या है, 1 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है। तो -इन्फिनिटी से +1 राउंड ब्रैकेट डालिए, यूनियन +1 से +इन्फिनिटी। ये तो मुझे डोमेन पता चल गई। अब इसका इन्वर्स कैसे लेना है, इन्वर्स इस तरह लेते हैं कि y की जगह x को लाना होता है और x की जगह y को लाना होता है। अब वो मैंने कैसे किया, डिनोमिनेटर में x - 1 था, वो y के साथ x - 1 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, y को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, yx - y हो गया। इस x को इधर से उठा के मैं इस तरफ लेके आया, yx - x, और इस -y को उठा के मैं उधर ले गया 1 + y। x को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, y - 1 पीछे रह गया, 1 + y रह गया। y - 1 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वो कुछ सिचुएशन यूँ बन चुकी है, x 1 + y, y - 1। अब ये एक सेपरेट फंक्शन है, इसकी जो डोमेन होगी, अब इसकी बेशक डोमेन निकालो, वो ये आसान तरीका है। y की जगह अगर हमने +1 डाला तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि -इन्फिनिटी से +1 यूनियन +1 से +इन्फिनिटी। हमने अब डोमेन निकाल लिया। अच्छा, ये डिफरेंट फंक्शन है। वो पिछला वाला फंक्शन था, उसमें y यहाँ पे था और x की फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे x इधर है और y की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर रेंज फाइंड करना ना आ रही हो, उसका इन्वर्स लो, उसके इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो पिछले फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, हर फंक्शन की रेंज निकालना इन्वर्स से नहीं हो सकता। मेरे से तो नहीं हुआ, अगर तुम लोगों से हो जाता है तो मुझे भी बता देना कैसे हुआ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था अगर x² की फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई है, x² + 1 और x - 1। अब मैं नीचे वाली चीज़ को उठा के इसके साथ ले गया, x - 1 हो गया। सही है। इसी तरह करते करते जब मैं कॉमन लेने पे आऊँगा ना, तो कॉमन लेने पे ये वाली चीज़ बन जाएगी, x y - x। और जब मैं इसको y - x को उठा के इधर लेके आऊँगा तो वो ये वाली कुछ सिचुएशन बन चुकी है, 1 + y और y - x। ये प्योर y की फॉर्म में इक्वेशन नहीं बनी। इधर गौर करो कि y इधर बिल्कुल अलग हो गया, x इधर है, इधर x बिल्कुल अलग हो गया और सिर्फ y इधर है। यहाँ पे कुछ मिक्स हो गया कि यहाँ पे x भी है और यहाँ पे भी y और x आ रहा है इकट्ठे। तो इसकी रेंज उस तरीके से इन्वर्स के साथ फाइंड नहीं की जा सकती, याद रखना। तो अब इस केस में हम वही टीचर वाली हरकत कर सकते हैं कि हम इक्वेशन को देख के बस सोचें कि क्या रेंज हो सकती है बस। और इसका याद रखना कि रेंज अनडिफाइंड और इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, बाकी वो हर चीज़ हो सकती है, अनडिफाइंड और इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो उम्मीद है रेंज और डोमेन की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो दो लाइनें डली होती हैं ना एक्स के आगे पीछे, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या होता है यार? अच्छा, अब एब्सोल्यूट को यूँ समझ लो कि तुम्हें एक्चुअल चीज़ चाहिए, एक्चुअल नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। अब हम ये तो नहीं कहते कि ये -30 सेंटीमीटर है या +30 सेंटीमीटर है। हमें उससे परवाह नहीं होती कि उसका साइन क्या होता है, हमें उसके सिर्फ नंबर से परवाह होती है। 30 है, हाँ सही है, 30 हमें चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट लेना। ठीक है। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ कि साइन की नहीं बात करनी, तो ये जो साइन वाली खप मैम बोलती रहती थी कि अगर x प्लस है तो फिर वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर x लेस देन 0 है तो वो -x है। वो इसलिए होता था कि इधर एग्जांपल देखो, x 9 है तो मुझे पता है कि यार उसका नंबर 9 ही है, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू 9 ही है। लेकिन अगर x माइनस में कोई नंबर है तो मुझे उसके साथ माइनस डालना होगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और मुझे उसकी एक्चुअल नंबर मिल जाए 15। सही है। ये तो तब है कि जब हमें पता हो कि नंबर क्या है, 9 और -15। ठीक है। लेकिन सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती है x² + 2x। अब मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है, मुझे इसका रिजल्ट नहीं पता कौन सा नंबर है क्या है। तो अब ये अगली बात बड़ी गौर से सुनना, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो आंसर है, अगर वो नंबर प्लस में हुआ तो उसे प्लस के साथ लिख देना है,
और अगर वो माइनस में हुआ तो उसके साथ माइनस साइन डाल देना है ताकि वो माइनस माइनस कट हो कि हमारे पास कोई असली पॉजिटिव नंबर आ जाए, कोई एक्चुअल नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल अब इसका नंबर सपोज करो 17 है, तो मैं उसको 17 ही लिखे रहने दूंगा इस रूल के हिसाब से और वो 17 ही हो जाएगा। लेकिन अगर इसका रिजल्ट कोई माइनस नंबर आ रहा था, -9, तो मुझे उसके साथ माइनस लिखना था ताकि माइनस माइनस होके हमें कोई प्लस नंबर, कोई एक्चुअल नंबर मिल जाए। इस वजह से हम मॉड्यूलस लेते हैं ताकि हम उसके साइन से हम फ्री हो जाएं, हमें उसकी साइन की ज़रूरत ना पड़े और हम उसके एक्चुअल नंबर पे आ जाएं। ठीक है। अब मॉड्यूलस लेने का एक और बहुत बड़ा प्लस एडवांटेज ये होता है कि उससे जो इक्वेशन बनती है ना, आप उससे कुछ एक्स के बारे में अंदाज़ा कर सकते हो कि एक्स क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसी देख लेते हैं, x² + 2x > 0। एक्स कॉमन लिया, x + 2 आ गया। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं ये अलग अलग लिख सकता हूँ कि x > 0 भी है और x + 2 भी > 0 है। x > 0 ये है, और दूसरी हमारे पास ये +2 था, उस तरफ आके -2 हो जाएगा, x > -2। और अगर अब ये दूसरी वाली को ये देख लो कि जो माइनस में हो रही है, इसका क्या मतलब है, मैंने अच्छा ये माइनस का यही मतलब होता है कि साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इधर डिवाइड किया और ये एक मिनट, बल्कि एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, एक मिनट। अच्छा वो मिस्टेक क्या थी कि जब भी माइनस नंबर उस तरफ डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे लेसर देन था, अब ग्रेटर देन आ गया। तो -1 जैसे सिर्फ माइनस के साथ होता है, प्लस नंबर्स के साथ नहीं होता। -1 उधर गया, ये >2 बन गया। अब दोबारा से हमने x कॉमन लिया, x + 2 आ गया, और एक हमारे पास कंडीशन आ गई x > 0 और दूसरी आ गई x + 2 > 0। तो अब हमने वहाँ से क्या अंदाज़ा लगाया कि x, अब ये हमने इन चार कंडीशन से हमें थोड़ा बहुत x की वैल्यू का अंदाज़ा हो चुका है कि x या तो >0 होगा या >-2 होगा या >0, मतलब ये दोनों सेम ही रिपीट हुई हैं। सही हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट था कि हमें एक्चुअल नंबर चाहिए होता है, और फिर हम अगर हमें उसका आंसर ना पता हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं। ये बात बस ध्यान में रखनी है। आगे अब बस फाइनल टॉपिक है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। वो क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ये वो चीज़ होती है जो फार्मूला चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ एक्स, कि अगर एक्स की वैल्यू चेंज हो जाए तो उसमें फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। इसका गहरा ताल्लुक है हमारे पास वो मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू का। सही है। तो अब ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि अगर तुम्हारे पास ये एग्जांपल हो 3 मॉड x - 2 मॉड माइनस मॉड x + 1 मॉड। ठीक है। तो अब जो पहले काम क्या करना होता है कि जो मॉड वाली चीज़ें हैं इसको इनके आपने वो जिस तरह हमने पहले इक्वेशंस बनाई थी वो बनानी होती हैं। x - 2, तो अब मुझे पता है अगर x - 2 प्लस हुआ, x - 2 > 0 हुआ तो ये वाली चीज़ बनेगी, प्लस आ जाएगा उसके साथ। और अगर वो <0 हुआ उसका रिज़ल्ट, तो फिर मैं उसके साथ माइनस पुट कर दूंगा और अल्टीमेटली ये चीज़ बन जाएगी -x + 2। इसी तरह हमने दूसरे मॉड वाले के साथ भी ये करना है, x + 1 अगर तो वो > 0 हुआ तो मैं उसके साथ प्लस रहने दूंगा, और अगर वो <0 हुआ मैं उसके साथ माइनस डाल दूंगा और ये -x - 1 बन जाएगा। अब हमारे पास 4 इक्वेशन हैं, एक ये 2 और एक ये 2। ये याद रखना, ये जो 2 इक्वेशन हैं ये सेम एक ही मॉड से आई हैं, और ये वाली जो 2 इक्वेशन हैं ये भी एक ही मॉड से आई हैं। तो अब x पहली वाली इक्वेशन x - 2 > 0 है, ये क्या हो जाएगा x > 2। सही है। इसी तरह यहाँ पे ये लेस वाली जो है x - 2 है, ये -2 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और ये x < 2 आ जाएगा। और ये वाली x + 1 इधर आया तो x > -1 हो गया, और x + 1 इधर -1 इस तरफ आ गया तो ये x < -1 आ गया। अब पीस वाइज में करना क्या होता है, ये मेरा तरीका है, वैसे और भी होंगे बहुत से, जैसे मर्जी है, कि इन चारों इक्वेशन में से सबसे लीस्ट वैल्यू वाली पहली इक्वेशन उठा लो। एक तो x < 2 है, सी है, बाकी दोनों में ग्रेटर लगा हुआ, मतलब x बड़ा है इनसे, तो हमें ग्रेटर वाली अभी नहीं चाहिए, हमें लेस देन वाली चाहिए। एक तो <2 है और एक <-1 है। इन दोनों में से सबसे छोटी हमारे पास <-1 है, तो मैं उसको पहले लिखूँगा x <-1। अब मुझे पता है x <-1 है, इसका मतलब है कि x बहुत ही छोटा है, -1 से भी छोटा है। ठीक है। तो अब क्या करना है, -1 वाली इक्वेशन पे वापस जाओ, ये
और यहाँ से मुझे पता चल गया कि x प्लस वन लेस दैन ज़ीरो, ये वाली चीज़ मैंने इस्तेमाल करनी है इसमें, जो अभी मैं इक्वेशन लिखूँगा। और इधर भी आके हमने कोई ऐसी ढूंढनी है x लेस दैन टू। मैंने कहा था कि x बहुत ही छोटा नंबर है, तो अगर वो -1 से छोटा है तो इसका मतलब वो इसका मतलब ये है कि वो 2 से भी छोटा होगा। इधर आए, इसकी वाली इक्वेशन को फाइंड किया, x-2 लेस दैन ज़ीरो, ये वाली बनती है, इसका मतलब हमने ये वाला इस्तेमाल करना है। कौन कौन सा इस्तेमाल करना है? एक ये वाला इस्तेमाल करना है और एक ये वाला इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों चीज़ों को उठा के बस फार्मूले में पुट कर दो जो क्वेश्चन में 3। इस मॉड के लिए मैंने अभी बोला है कि ये वाला इस्तेमाल करना है, और इसके लिए हमने ये वाला इस्तेमाल करना है। ये करते करते हमारे पास रिजल्ट आया -2x+7। ये हमारे पास पहली कंडीशन के लिए आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे बड़ी कंडीशन ढूंढता हूँ। इन चारों में से सबसे बड़ी कौन सी है? एक तो ये ग्रेटर देन -1 है और एक ग्रेटर देन 2 है। मतलब अगर x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 2 से बड़ा है। तो अब सेम जो हमने पहले किया था सेम इधर भी करेंगे। ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन ये बनती है, इस पर हमारे पास क्या करना है, हमने ये वाली चीज़ इस्तेमाल करनी है, x प्लस x-2 वाली चीज़। और वो ग्रेटर देन -1 भी है, इधर से भी हमने एक इस्तेमाल करनी है। इसकी कौन सी कंडीशन है? ये वाली बनती है, +x+1 वाली कंडीशन। अब बस हमने इसको और इसको इस मेन फार्मूले में इस्तेमाल कर देना है। 3x-2, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही उतरा, और +x+1। इस तरह करते करते हमारे पास आंसर आ गया 2x-7। अब जो तीसरी कंडीशन है, पीस वाइज में आपके पास 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अब ये यहाँ पे 4 कंडीशन है, इसका मतलब है कि आपके पास 3 बननी चाहिए। जो तीसरी कंडीशन है, जो यहाँ पे कंडीशन अभी तक नहीं इस्तेमाल हुई, वो उनसे मिल के बनती है। पहले में हमने ये वाली इस्तेमाल की है जो कि ये है, दूसरे में हमने ये वाली इस्तेमाल की है जो कि ये है, पीछे ये 2 रहेगी। अब इनसे मिला के हमने एक तीसरी फ्यूज्ड इक्वेशन बनानी है, कंडीशन बनानी है। वो हम किस तरह करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि x लेस दैन 2 है, इसका मतलब x लेस दैन 2 है, और x ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब, अब ये देखो बस साइन चेंज कर दो। इसका मतलब तो यही है कि x ग्रेटर देन है, तो मैंने x को दरमियान में पुट किया और ग्रेटर देन का साइन लगाया, और ये -1। ये वाली चीज़ एग्जैक्टली सेम है इसके, ठीक है, उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब ये 2 इक्वेशन है, सेम पुरानी हरकत करनी है, इसके ऊपर जाना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली है, ये वाली चीज़ इस्तेमाल होनी है। इससे ऊपर आए, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली चीज़ नहीं सॉरी +1 है, +1 वाली ये बनती है, तो ये वाली चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। अब इन दोनों को फार्मूले में पुट किया, ये और इससे आपके पास एक नई चीज़ आ गई। अब करना क्या है, बस अब आराम से पीस वाइज का जो बनती है इक्वेशंस वो लिखनी है। ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटा लीस्ट पहले आया, उसके ऊपर हमारे पास कौन सा फार्मूला बना था, ये। उसके बाद हमारे पास जो मिडल का है फ्यूज्ड वाला, वो इस्तेमाल होता है। उसके ऊपर हमारे पास क्या आया, ये, हमने ये लिख दिया। और आखिर में सबसे बड़े वाला इस्तेमाल होता है, ये, और उसके साथ ये। अब जो डेफिनेशन थी पीस वाइज की, कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, आपके पास फार्मूलाज भी चेंज होंगे। कि अगर x लेस दैन -1 है तो फार्मूला ये है, अगर x2 और -1 के दरमियान की कोई चीज़ है तो उसके लिए फार्मूला ये वाला है, और अगर x ग्रेटर दैन 2 है तो उसके साथ ये वाला फार्मूला है। तो अब मुझे उम्मीद है कि यार ये यहाँ तक मैम ने हमें समझाया था, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी और कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई हुआ तो यार मुझे बता देना।